पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर डाकू के भेष में डाकुओं की हवेली पर पहुंच जाता है और एक डाकू को मारकर जल्दी से वापस मंदिर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डाकुओं का एक झुंड उसके ऊपर बंदूक तान देता है। यह देखकर वीर के होश उड़ जाते हैं। अब आगे वीर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एक डाकू बोल पड़ता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? मैं सुरक्षा व्यवस्था देख रहा हूँ कि सब ठीक है ना, क्योंकि खबर मिली थी कि इलाके में कोई घुस आया है। अच्छा, अरे तुम परेशान ना हो और मजे से रहो। वो एक साधारण सा साधु था बस। ठीक है सरदार, मैं हवेली के पीछे की तरफ जाता हूँ, वहाँ का ध्यान रखूंगा। डाकू भी चले जाते हैं और वीर भी मौका पाकर वहाँ से बच निकलता है। वीर को रास्ते में कई अकेले डाकू मिलते हैं। वह सबको मारकर उनकी एक उंगली काटकर रख देता है। वीर को मंदिर वापस लौटने में सुबह के 4 बज जाते हैं। कहाँ गए थे तुम और इतनी देर क्यों लगा दी? कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी? मैं डाकुओं की हवेली गया था, लेकिन अंदर नहीं जा पाया। हाँ, लेकिन अब उनके साथ रहकर उनको मारना आसान हो गया है। सुबह के 4 बज गए हैं, सभी जाग गए होंगे। ये लो, जल्दी से साधु बन जाओ और चलो। वीर और सुजुका दोनों साधु के भेष में आ जाते हैं और हाथ में कमंडल उठाए साधु के साथ गुफा की ओर चलते हैं। अजब गजब दुनिया। ओलिविया को अजब गजब दुनिया की राजा तबाकी के सामने पेश किया जाता है। तबाकी अपनी भाषा में बात करते हुए कहता है, ओलिविया, मेरे खजाने की चाबी आखिर आ ही गई वापस। मुझे पता था कि वापस आएगी। मेरे पिता कहाँ है? अपने विश्राम कक्ष में आराम कर रहे हैं। उनका कक्ष ये है और उनका सिंहासन भी यही है। तुम यहाँ के राजा नहीं हो सकते हो। ओह, ये बात है। तो मासूम बच्ची, जरा एक बार यहाँ उपस्थित लोगों से भी पूछ लो कि कौन है यहाँ का राजा। सभी लोग एक स्वर में बोल पड़ते हैं, तबाकी। मुझे वो जादुई चश्मा और तलवार वीर से चाहिए, वरना मैं अब तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तबाकी ओलिविया को भी कारावास में डलवा देता है। दूसरी तरफ वीर के रास्ते में वीर, सुजुका और साधु जा रहे होते हैं कि तब तक दिन निकल आता है और गांव में शोर मच जाता है, क्योंकि एक साथ 10 डाकू मारे जा चुके हैं। सभी डाकुओं को उठाकर लाया जाता है। सरदार बाहर निकलकर आता है। सरदार का नाम ज्वाला सिंह है और नाम के मुताबिक ही उसकी मोटी मोटी आंखों से ज्वाला निकल रही होती है। ज्वाला सिंह का एक आदमी होता है जो उसके साथ हमेशा रहता है, जिसका नाम है सुनामी। सारे गांव के लोग को इकट्ठा किया जाता है और साधुओं को भी बुलाया जाता है, जिसमें वीर, सुजुका और साधु भी होते हैं। किसने किया है ये सब? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सरदार, हमारे 10 आदमियों की लाशें मिली हैं, लेकिन किसने किया इसकी अभी जांच की जा रही है। लेकिन इस सब में एक बात सामान्य है कि सभी की एक उंगली कटी हुई है। मतलब कातिल एक है। सुनामी सिंह, जो भी हो, शाम तक वो कातिल मेरे सामने होना चाहिए। डाकू ज्वाला सिंह चले जाता है। कातिल आप सब में से ही कोई है, या आपका परिचित है, लेकिन मैं जल्द ही उसका पता लगा लूंगा। ओह, तो ये है इस गैंग का मालिक, और ये है सुनामी सिंह। बहुत अकड़ रहा है, इसको भी देखेंगे। सुनामी चला जाता है। वीर और सुजुका और साधु तीनों गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में साधु खाने पीने का सभी प्रबंध कर देते हैं। वीर, इतने डाकू मारे जा चुके हैं, इसलिए मुझे अब वापस गांव लौटना होगा, ताकि किसी को शक ना हो। मैं अंधेरे में तुम्हारे पास खबर पहुंचाने आता रहूंगा। साधु वापस गांव चला जाता है। वीर, उनको शक हो गया है। अब हम अपने काम को कैसे अंजाम देंगे? आज तो वो गांव में पागल कुत्ते की तरह घूम रहे होंगे, लेकिन हमें आज या कल में ही ज्वाला सिंह और उसके साथियों को मारना होगा। ठीक है, हम आज रात को ही हवेली में प्रवेश कर जाएंगे। इतना समय नहीं है, हम आज शाम को ही चलेंगे, क्योंकि वो लोग जरूर साधु महाराज को परेशान कर रहे होंगे। वीर और सुजुका शाम तक उस गुफा में ही रुकते हैं और पत्थरों से कुछ नुकीले हथियार बनाते हैं। दोनों साधु के वेश में वापस गांव की ओर निकलते हैं। मंदिर में सुनामी सिंह अपने साथियों के साथ आया है और साधु महाराज को पकड़ लिया है। कहाँ है वो दोनों? कौन दोनों? आप किसकी बात कर रहे हैं सरकार? हमें सब पता लग गया है, सच सच बताओ, कहाँ है वो दोनों जो रात आए थे? रात में अकेले ही आया था सरदार मैं।
सुनामी साधु को पीटने लगता है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक पागल सांड घूम रहा है और उसने सभी को परेशान किया हुआ है। सुनामी सिंह का काफिला भी वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ से वीर और सुजुका भी वहां पहुंच जाते हैं। वीर और सुजुका पर भगवा कपड़े हैं, जिसके कारण पागल सांड उन दोनों की ओर ही दौड़ता है। सुजुका, ये सांड हमारी ओर ही आ रहा है, क्या इससे लड़ना उचित होगा? मुझे तो ये किसी की चाल लग रही है। लेकिन अगर इसने हमला किया तो क्या करें? एक बार छिपने की कोशिश करते हैं। वीर और सुजुका एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। दोनों साधु के वेश में हैं, इसलिए किसी को सुजुका पर शक नहीं होता कि वह लड़की है। सभी गांव वाले दूर खड़े होकर देख रहे हैं। डाकू भी सांड से हार जाते हैं। सांड दहाड़ता हुआ वीर और सुजुका की तरफ ही आता है। वीर, सामने डाकू भी है और अभी सांड हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या करेंगे अब हम? अब लड़ेंगे हम। सांड दहाड़कर अपने दोनों पैर ऊपर उठाकर वीर के ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वीर सांड के दोनों पैरों को अपने हाथ से रोक लेता है और पीछे फेंक देता है। सांड दोबारा वार करता है। वीर सांड को उठाकर फेंक देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। डाकू भी हैरान रह जाते हैं। एक नवयुवक साधु सांड को कैसे उठाकर फेंक सकता है? असंभव, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। वीर और सुजुका भी गुफा से बाहर क्यों आए? ये कोई साधारण तो नहीं है। यहीं रुककर इस रोमांचक मुकाबले का अंत देखना होगा। सुनामी भी अपने काफिले के साथ वहीं रुक जाता है। सांड दोबारा कोशिश करके उठकर आता है और इस बार बहुत गुस्से में वीर पर टूट पड़ता है। वीर नीचे गिर जाता है, लेकिन सांड के पैर नहीं छोड़ता और मौका पाकर एकदम से खड़ा होता है और सांड के ऊपर बैठ जाता है। अब भाग ले, जितना भी भागना है। वीर सांड का मुंह पकड़ता है और दोनों हाथों से चीर देता है। सांड के 2 हिस्से हो जाते हैं। सांड वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। इस सांड ने हमको बहुत परेशान किया हुआ था, आज इसका भी अंत हो गया। साधु महाराज की जय हो, जय हो। सभी गांव वाले धन्यवाद देकर वीर की जय जयकार करते हैं। तभी सुनामी सिंह घोड़े से नीचे उतरकर आता है। साधु महाराज, तुम मुझे साधु तो नहीं लगते हो, क्योंकि साधुओं के पास इतनी शक्ति नहीं होती है। सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुम एक साधु नहीं हो सकते। पूजा भी करूं, जाप भी करूं, कहीं देवता ना बन जाऊं, पाप भी करूं। तभी भीड़ से एक आदमी निकलकर आता है और तेज आवाज में कहता है, ये एक क्षत्रिय है। सब देखते रह जाते हैं। सब चौंक जाते हैं। कोई साधु इतना ताकतवर नहीं हो सकता, जरूर ये कोई क्षत्रिय है। तुम सही कहते हो, साधु तो पूजा पाठ के लिए बने होते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य कहाँ। मैं एक साधु ही हूँ। आत्मरक्षा में तो कोई भी हथियार उठा सकता है, और जब प्राण बचाने हो तो आदमी अधिक सामर्थ्यवान हो जाता है। अच्छा, ऐसा होगा, लेकिन हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम तो प्राण लेने वाले हैं। वीर की आंखों में खून उतर जाता है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा आदमियों की हत्या हुई है और कातिल तुम सबके बीच ही छुपा है। ध्यान रहे, मैं जल्द ही उसे खोज कर रहूंगा। सुनामी साधु को पकड़कर ले जाता है। कुछ गांव वाले वीर की वीरता पर अचंभित होते हैं, तो कुछ तालियों से उसका स्वागत करते हैं। हमें भी सुनामी के पीछे चलना होगा और जल्द ही साधु महाराज और बादल को रिहा कराना होगा। मैं तो कहती हूँ कि सुनामी की अभी गर्दन काट देते हैं। नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार और सुजुका, फिर तो सुनामी को नर्क से धारना ही है। गांव के सभी लोग अभी भी हमारी ओर ही देख रहे हैं। हाँ, यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। वीर और सुजुका हाथ में कमंडल उठाए आगे बढ़ते हैं। गांव में ही सुनामी के द्वारा बिगाड़े हुए कुछ लड़के हैं, जो चौक पर ही बैठकर नशा पान कर रहे हैं। उनको वीर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। वह उसे केवल एक साधु मात्र ही समझ रहे हैं। तुम लोग इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों कर रहे हो? साधु आगे जाओ, वरना काट दिए जाओगे। साधु मौत से नहीं घबराते हैं, बल्कि साधुओं का काम होता है युवाओं को सही रास्ते पर लाना। अब तुम सीधे जा रहे हो या तुमको रास्ते पर हमें लाना होगा? वीर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। वीर, तुमने उनको ऐसे जाने क्यों दिया? अभी देखती जाओ, पहले हमें पूरे गांव का दौरा करना होगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वीर और सुजुका आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि महिला और लड़कियों के लिए गांव बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
सुनामी ने बहुत सारे पुरुषों और लड़कों को नशे में डुबो दिया है। वह नशा करके अपने घर ही लड़ाई झगड़े करते हैं। वीर, यहाँ सिर्फ साधुओं पर ही नहीं बल्कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मेरा तो मन हो रहा है कि अभी सभी को खत्म कर दूं। वीर कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही नशे में डूबे कुछ लड़के दोनों साधुओं के ऊपर कीचड़ फेंक देते हैं और कीचड़ वीर के मुंह पर जाकर गिरता है। लड़के जोर जोर से हंसते हैं। तुम साधुओं को समझ नहीं आता क्या? कितनी बार तुमसे बोला है कि अपने मंदिर से बाहर मत आया करो। अगर ज्यादा ही घूमने का शौक है तो एक गांव छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि इसी गांव में रहना है और परेशान भी हमको ही करना है। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलो। वीर, ये लोग इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं और तुम मौन क्यों हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मौन सबसे बड़ा हथियार है, बस तुम देखती जाओ। और अब हवेली की तरफ चलना है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा चिंतित हूँ। तुम घबराओ नहीं वीर, मैं पहले वाली डरी सहमी सुजुका नहीं हूँ। इतने वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ, संगत का कुछ तो असर आएगा ही। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ वासेपुर में रानी रूपवती बीमार है और राजा रतन सिंह और वैद्य जी आपस में बात कर रहे हैं। वैद्य जी, अब क्या होगा? राजन, अब ज्यादा दुखी मन मत कीजिए। महारानी जी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। लेकिन वो अजीब बातें करने लगी हैं। वीर के जाने के गम में उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी वो। अगर वीर को वापस बुलाया तो उस गांव की स्थिति और खराब हो जाएगी। और यदि नहीं वापस बुलाया तो यहाँ महारानी जी की स्थिति खराब हो सकती है। सोचते हैं कुछ, जल्दी ही कोई रास्ता निकालेंगे। रानी सो जाती हैं, वैद्य जी चले जाते हैं और राजा रतन सिंह सवालों में उलझे बेचैन घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सुजुका, अब मुझे लगता है कि अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। वीर, मुझे नहीं लगता कि अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल अभी से करना चाहिए। इनको आज ही तो खत्म करना है, फिर गायब होकर कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इस बार बिना गायब हुए चलते हैं, लेकिन हवेली के अंदर जाने के लिए हमें एक रस्सी चाहिए। सिर पर बंधी पगड़ी को बांधकर जा सकते हो। वैसे विचार बुरा नहीं है। डाकुओं ने हवेली के बाहर पहरा लगा रखा है और रात हो चुकी है। वीर और सुजुका दोनों हवेली के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वीर, ऊपर से एक खिड़की खुली है, हम वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ तक तो जाना ही होगा। वीर और सुजुका दोनों ऊपर हवेली की खिड़की में चले जाते हैं। तभी वहाँ से एक डाकू उन दोनों को देख लेता है और वो शोर मचा देता है। चोर चोर चोर! लगता है इसने हमें देख लिया। हाँ, डाकू होकर खुद को साधु समझ रहा है और हमें चोर बता रहा है। दोनों हंसते हैं, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। वीर समझ जाता है कि बाहर से कोई आ रहा है। दोनों जल्दी से छुपते हैं। वह देखते हैं कि जिस कमरे में वो आ गए हैं वह पुराने सामान को रखने के लिए है। दोनों धूल भरे कमरे में छिपते हैं। बाहर से दो डाकू हाथ में बंदूक लेकर आते हैं और वीर और सुजुका को ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ते हैं वीर और सुजुका उनके टांगे पकड़कर गिरा देते हैं और उनका मुंह बंद करके गर्दन दबा देते हैं। दोनों डाकू मर जाते हैं। इससे पहले कि कोई और आए, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। रुको, अभी एक काम रह गया है। वीर दोनों की उंगली काट कर रख देता है और दोनों जल्दी से छुपकर भागते हैं। पीछे से बाकी डाकू कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उनके दो साथी मरे पड़े हैं और दोनों की उंगली कटी हुई है। जल्दी से वह भागकर नीचे सुनामी के पास जाते हैं। क्या हुआ? कैसे कांप रहे हो? वो उंगली काटने वाला यहाँ भी आ गया है। नशे में हो? मैं सच बोल रहा हूँ, वो यहाँ भी आ गया है। तुम जानते नहीं कि सुनामी का कितना खौफ है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आ जाए। आप मेरे साथ चलकर देखिए। सुनामी डाकू के साथ जाता है। जब सुनामी कमरे में जाता है वह भी देखकर होश में आ जाता है। ये उंगली काटने वाला यहाँ भी आ गया। अब सरदार ज्वाला सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलो जल्दी से सबको बोलो और उसको अब पकड़ कर रहना है। वो किसी भी तरह यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। पूरी हवेली में हड़कंप मच जाता है और बात सरदार ज्वाला सिंह तक पहुँच जाती है। सुनामी, वो यहाँ तक भी आ गया। इसका मतलब मैं तुम्हें कमजोर समझूं। सरदार, एक आखिरी मौका दीजिए। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जब गिदड़ की मौत आती है
तो गांव की ओर भागता है। तो बस वो वही है और मरने के लिए गांव में आया है। ठीक है, 2 घंटे में उसे हमारे सामने पेश किया जाए। सुनामी सभी के साथ उसे ढूंढने लग जाता है। वीर और सुजुका भी जैसे तैसे साधु को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखते हैं एक छोटी सी जेल है और उसमें कोई कैद है। वीर उसके अंदर जाता है। सुजुका दरवाजे पर खड़ी होती है। वीर, अंदर कोई है क्या? वीर कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही कोई सुजुका पर तलवार से वार करता है और सुजुका की साधु वाली पगड़ी खुल जाती है और उसके लंबे बाल बिखर जाते हैं। वीर भी पीछे मुड़कर देखता है। यह देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। वीर और सुजुका पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, हाथ में तलवार लिए खड़ी हुई है। सुजुका इसको देखकर थोड़ी पीछे हो जाती है। कौन हो तुम? वीर अपनी तलवार उस औरत की गर्दन पर मारता है, लेकिन वह औरत खड़ी खड़ी हंसती रहती है और तलवार उसको छूकर निकल जाती है। यह देखकर वीर और सुजुका हैरान हो जाते हैं। कौन 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 हो तुम? वह औरत अपनी उंगली होठों पर रखते हुए सुजुका को चुप कराती है। मैं मलंगी हूँ और तुम शोर मत करो, चुप रहो। ज्वाला सिंह के आदमी आते ही होंगे। फिर तुम कौन हो? मलंगी दोनों को छुपाकर एक कमरे में ले जाती है जिसमें बहुत अंधेरा है। उसमें मलंगी और भी डरावनी लग रही है। वीर रोशनी का प्रबंध करता है। बाहर से सुनामी के आदमी वीर को खोज रहे हैं। मलंगी कमरे से बाहर चली जाती है। मलंगी, तुम बाहर क्यों जा रही हो? मलंगी, अंदर आओ। मलंगी, मलंगी। मलंगी, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? अंदर आओ, वो तुमको देख लेंगे। सुनामी के आदमी वहां आकर निकल जाते हैं, लेकिन वो मलंगी को देख नहीं पाते। यह देखकर वीर और सुजुका समझ जाते हैं कि वो कोई चुड़ैल है। मलंगी अंदर आती है। मलंगी, तुम कौन हो? सच सच बताओ। मैं जीवित नहीं हूँ। मेरी आत्मा ज्वाला सिंह से बदले की भावना में जल रही है। जब तक मैं ज्वाला सिंह से इंतकाम नहीं ले लेती, तब तक मेरी आत्मा यूं ही तड़पती रहेगी। ज्वाला सिंह से कैसा बदला? क्यों तुम ज्वाला सिंह को मारना चाहती हो? तुम दोनों भी तो ज्वाला सिंह को मारना चाहते हो। उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ज्वाला सिंह ने बहुत लोगों पर अन्याय किया है, इसीलिए हम उसे मारने आए हैं। उसने मेरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया है और मेरे घर में खुद आराम से रह रहा है, तो मैं कैसे उसको जीवित छोड़ दूं? आपका घर? हाँ, ये मेरा घर ही था। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। एक गांव में मलंगी अपने परिवार के साथ रहती है। मलंगी के पति शिवराम सिंह गांव के प्रधान है। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। गांव में ज्वाला सिंह का आतंक है। ज्वाला हर रोज गांव में लूटपाट करने आता है और मलंगी के घर आता है। ज्वाला सिंह एक डाकू है, उसको घर मत बुलाया करो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचा करो। मुझे उसका आना अजीब लगता है। अगर उससे दोस्ती नहीं रखेंगे तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उससे दोस्ती रखना जरूरी है। तभी ज्वाला सिंह भी आ जाता है। और बताओ भाई, किसकी बातें हो रही है? सब कुशल मंगल तो है ना? ज्वाला को देखकर मलंगी अंदर चली जाती है। शिवराम ज्वाला के पास रहता है, लेकिन कुछ समय बाद मलंगी को शिवराम की चीख सुनाई देती है। वह दौड़कर बाहर आकर देखती है कि शिवराम के पेट में चाकू गड़ा हुआ है और वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है और दोनों बच्चे भी मर चुके हैं। मलंगी की यह देखकर चीख निकल जाती है। मलंगी को सब समझ आ जाता है और वह भी खुद को आग के हवाले कर देती है। उस दिन से ज्वाला मलंगी की हवेली में रहता है। मलंगी वीर और सुजुका को यह बताते हुए खूब रोती है। मेरी आत्मा तब से यूं ही भटक रही है और जब मैंने तुम दोनों को यहाँ देखा, तब मेरी आंखों में चमक आ गई कि अब बदला लेना आसान है। मुझे तुम दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ज्वाला सिंह के पास नहीं जा सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने किसी बाबा का ताबीज पहना है। सुजुका, अब इंतजार किसका है? चलो अपना काम शुरू करते हैं। वीर और सुजुका छुप छुप कर सुनामी के सभी साथियों को मारने लगते हैं और सुनामी पूरी हवेली में पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है। तू जो भी है, एक बार सामने आ जा, फिर बताता हूँ तुझे।
सुनामी, पूरी हवेली लाशों से भर गई है और तुम अभी तक उसको पकड़ तक नहीं पाए हो। सही है, ऐसे लोगों का मर जाना ही ठीक है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है सरदार। सुनामी। ज्वाला अपने कमरे में चला जाता है। सुनामी डर की वजह से एक जगह ही चुपचाप खड़ा है। तभी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर वीर आता है। सुनामी आंखों पर हाथ रखता है और फिर धीरे धीरे हटाता है। सामने गुस्से में आंखें लाल किए हुए वीर खड़ा है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, क्या मौत को भी नहीं पहचानता है? गांव में सांड से लड़ते हुए देखा था शायद। लेकिन तुम तो साधु हो, इस समय हवेली में क्या कर रहे हो? कहा था ना, पूजा भी करूं जाप भी करूं, कहीं देवता ना बन जाऊं, पाप भी करूं। तभी पीछे से सुजुका भी आ जाती है। लेकिन आज तो हम पाप मिटाने आए हैं। सुनामी मन में बहुत डर चुका होता है, लेकिन उन दोनों के सामने बहुत ताकतवर बनने की कोशिश करता है और अपनी तलवार निकालकर वीर को फेंक कर मारता है। लेकिन वीर अपनी गर्दन एक तरफ हटा लेता है और तलवार पीछे चली जाती है। सुनामी, यूं ही मरना चाहते हो या पहले खुद की ताकत को आजमाना चाहते हो? सुनामी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुका सुनामी को आवाज लगाती है। सुनामी पीछे मुड़कर देखता है और सुजुका अपनी तलवार फेंक कर मारती है। सुनामी जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर मलंगी खूब हंसती है और खुश होती है। इसको तो निपटा दिया, अब आगे चलते हैं। मैं जानती हूँ कि सुनामी ने साधु को कहाँ कैद करके रखा है। वीर और सुजुका मलंगी के साथ आगे बढ़ते हैं। मलंगी उनको हवेली के नीचे एक तहखाने में लेकर जाती है। वहाँ साधु अपनी किस्मत के लिए रो रहा होता है। साधु महाराज। वीर, तुम आ गए। महाराज, आप जल्दी से बाहर निकलिए, चलो चलते हैं यहाँ से। तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? सुनामी के आदमी आते होंगे, तुम यहाँ से जाओ। अब कोई नहीं आएगा, उनको हम पहले ही मार चुके हैं। क्या सच में? खुशी से साधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साधु जल्दी से बाहर आता है और वीर और सुजुका के साथ चलता है। मलंगी भी उनके पीछे आती है। वीर, मैं तुम्हारे घोड़ों के बारे में भी जानती हूँ। हाँ, तुम मुझे वहाँ भी ले चलो। वीर, तुम किससे बातें कर रहे हो? साधु महाराज, ये मलंगी है। कौन मलंगी और कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखेगी भी नहीं कुछ। चलो ठीक है। ठीक है, मुझे तुम ले चलो। मलंगी वीर को रास्ता बताते हुए आगे चलती है। सुजुका और साधु भी उसके पीछे चलते हैं। आगे एक अस्तबल है और वहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं। वीर का घोड़ा बादल है। बादल वीर को देखकर बहुत तेज आवाज में बोलता है और तेज दौड़ कर आता है। वीर घोड़े की पीठ पर हाथ लगाता है और घोड़े के साथ जल्दी से हवेली से तीनों बाहर निकलते हैं। लेकिन कोई अचानक से आकर हवेली के मुख्य द्वार का दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। कैसे बंद हो गया? कौन है यहाँ? मुझे ज्वाला सिंह की चाल लगती है। मेरे पास एक तरकीब है, यदि तुमको ठीक लगे तो मान सकते हो। सुजुका वीर को कान में एक तरकीब बताती है। हाँ, ये सही है, हम ऐसा ही करते हैं। सुजुका, तुम साधु को लेकर जाओ, मैं भी जल्दी ही पहुँचता हूँ। सुजुका अपनी जादुई शक्ति से साधु को लेकर गायब हो जाती है। वीर अपने घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है और घोड़ा दीवार भी कूद जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है। पीठ दिखाकर कहाँ भागते हो? आओ, मुझसे लड़ो। वीर मुस्कुराता है और वहाँ से भागने लगता है। पीछे से ज्वाला सिंह भी अपना घोड़ा लेकर दौड़ता है। तुम जो भी हो, मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो, मैं खत्म कर दूंगा। ज्वाला अपना घोड़ा बहुत तेज दौड़ाता है और वीर सिर्फ मुस्कुराता है। कुछ ही समय में वीर गांव में पहुंच जाता है और सुबह भी हो गई है। उसके पीछे पीछे ज्वाला भी पहुंच गया है। ये भी सही है, तू आकर भी तो वहाँ रुका है जहाँ मेरे लोग ही रहते हैं। सुजुका भी वहाँ आ जाती है और सभी साधु भी आ जाते हैं। गांव के सभी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ज्वाला के लिए काम करने वाले लड़के भी वहाँ आ जाते हैं। आज तुम अपने आका को अपने सामने ही मरते हुए देखना। सभी लड़के वीर को मारने आते हैं, लेकिन ज्वाला उनको रोक देता है। रुक जाइए, इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि इसने मेरा पूरा साम्राज्य नष्ट कर दिया।
यह देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं और फिर उनको भी वीर की सांड के साथ लड़ाई याद आती है। ज्वाला सिंह तू बेफिक्र रह, तुझे मैं नहीं मारूंगा। न जाने तू कितने लोगों का कातिल है, तो तुझे सजा भी कोई और देगा। भ्रम से बाहर निकलो लड़के, बाहर निकलो भ्रम से। किसको भ्रम है वो अभी पता चल जाएगा। वीर और ज्वाला दोनों तलवार से लड़ाई करते हैं। वीर को ज्वाला को मारने का बार बार मौका मिलता है, लेकिन वीर उसे छोड़ देता है। ज्वाला के गले में एक धागा पड़ा हुआ है जो उसके गुरुजी ने भूत प्रेतों से बचाने के लिए उसके गले में डाला है। वीर तलवार ज्वाला की गर्दन पर रखकर धागे को तलवार में फंसाता है। नहीं नहीं, इसे मत तोड़ना, धागे को मत तोड़ना। ज्वाला सिंह वीर के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन वीर उसकी बात नहीं मानता और धागा तोड़ देता है। सुजुका के साथ खड़ी मलंगी भी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वीर एक तरफ आकर खड़ा हो जाता है। जा ज्वाला, माफ किया। ज्वाला ने अभी तक जो भी लिया है छीन कर लिया है, मांग कर नहीं। अब अपने डर को मुझ पर रहम मत बता। ज्वाला अपनी अंतिम सांस तक भी डटा रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हारी मौत खुद आई है। मलंगी तलवार लेकर ज्वाला की तरफ बढ़ती है, लेकिन मलंगी को सिर्फ वीर और सुजुका ही देख सकते हैं। मलंगी क्रोध में आगे बढ़ती है, लेकिन ज्वाला दूर खड़ा होकर वीर को कमजोर समझकर हंस रहा है। ज्वाला तेज तेज हंस रहा है और सभी गांव वाले उसकी ओर देख रहे हैं। अचानक से ज्वाला की गर्दन पर तलवार आकर लगती है और उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती है। यह देख सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ज्वाला को किसने मारा। मलंगी वापस वीर के पास आती है। वीर, आज तुम्हारी वजह से मेरा बदला पूरा हो गया, और सिर्फ बदला ही नहीं, मेरी आत्मा को भी अब शांति मिलेगी। मैं अब मुक्त हो जाऊंगी। आज सिर्फ आपकी ही नहीं, इस पूरे गांव को इस राक्षस से मुक्ति मिल गई है। इस दुष्ट ने हजारों लोगों की जान ली है, इसके साथ और भी बुरा होना चाहिए था। मलंगी इतना कहकर हवा में धुआं बन जाती है और वीर व सुजुका को भी दिखना बंद हो जाती है। वीर और सुजुका हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। वीर, ये तलवार कहाँ से आई? किसने मारा ज्वाला को? वीर और सुजुका साधु को सारी बात बताते हैं। साधु को भी वर्षों पुराना किस्सा याद आ जाता है। पूरा गांव तालियां बजाने लगता है। नशा एक जहर है जो एक इंसान को ही नहीं, पूरा घर उजाड़ देता है, जिससे एक दिन गांव और फिर देश बर्बाद हो जाता है। तुम खुद सोचो कि तुमने एक दुष्ट के कहने से क्या नहीं किया है। तुमने ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे परिवार और गांव को बर्बाद किया है। इस सब में तुम भी उतने ही दोषी हो जितना कि ज्वाला सिंह और सुनामी। लेकिन तुम उस समय अबोध बालक थे और नशा सोचने समझने की शक्ति नहीं देता है। सुजुका सही कह रही है, तुम भी उतने ही दोषी हो, लेकिन हम तुम्हें सुधरने का एक मौका देते हैं। सभी बिगड़े हुए लड़के वीर और सुजुका से माफी मांगते हैं। आप सभी को मैं एक काम दे रहा हूँ। तुम सभी जाकर हवेली की सफाई करो और सभी लाशों को ठिकाने लगा दो। सभी लड़के चले जाते हैं और गांव वाले भी उनका आभार प्रकट करते हैं। साधु भी कृतज्ञता भाव में डूब जाते हैं और वापस सभी मंदिर खोल दिए गए। सभी की साफ सफाई करके सभी ने मिलकर त्योहार मनाया। अगली सुबह सभी लोग वीर और सुजुका के पास इकट्ठे हो गए। हमें अब आज्ञा दीजिए, हम अब वापस अपने गांव लौटना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप दोबारा किसी ऐसे दुष्ट को यहाँ बसेरा नहीं करने देंगे, बल्कि एकजुट होकर उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे, साधुओं का सम्मान करेंगे और जितने भी वर्षों में डाकुओं की वजह से शिक्षा के अवसर आपने खोए हैं, उनकी पूर्ति करने का अब प्रयास करेंगे। मलंगी की हवेली में विद्यालय खुल जाता है, जहाँ साधु बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं और वीर और सुजुका अपने घोड़े बादल के साथ वापस वासेपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। दोनों रास्ते में वृक्षों की छाया में विश्राम के लिए रुक जाते हैं और बातें करते हैं। अब घर जाकर सबसे पहले माँ से मिलूंगा, माँ कितना खुश होगी। हाँ, और वासेपुर को भी उसका सम्राट मिल जाएगा। हाँ, मुझे अब लगता है कि सब ठीक हो गया होगा। अब कहीं कोई परेशान नहीं होगा। बस ओलिविया पता नहीं कब आएगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है वीर, अगर हम चाहें कि यहाँ सब ठीक हो सकता है तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं,
जहाँ हम जा सकते हैं शायद अब कहीं नहीं जाना होगा और अब माँ के पास रहेंगे। हाँ, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। कुछ देर आराम करने के बाद वीर और सुजुका वापस वासेपुर की ओर चलते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सुजुका, तुमको सुन पा रही हो? हाँ, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। सुजुका, क्या हमें चलकर देखना चाहिए? हाँ, एक बार देखते हैं। वीर और सुजुका दोनों आवाज के पीछे जाते हैं, लेकिन वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ जंगल में बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी तकलीफ में रो रही हैं। ये देखकर वीर और सुजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ऐसी हालत, मतलब क्या मजबूरी है इनकी? ये यहाँ क्यों है और क्या कर रही है? देखो वीर, इनके हाथ में पत्थर है और ये पत्थर खाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनको पत्थर क्यों खाना है? पता नहीं ये कैसी बेबसी है, ये पत्थर क्यों खाना चाहती है? वीर और सुजुका उनके पास जाते हैं, लेकिन वो उनसे दूर भागती है। उनमें एक बूढ़ी महिला है जिसका नाम राजकुमारी है। दूर, हमसे दूर रहो, हमारे पास नहीं आना, नहीं तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए कहते हैं दूर रहो। देखिए, आप हमसे डरिए मत। तुमसे कौन डरता है? वीर, चलते हैं यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग किसी परेशानी में हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ये कोई चुड़ैल लगती है। ये महिलाएं ही हैं, लेकिन शायद किसी विपत्ति में हैं। मुझे नहीं लगता वीर, इनको कोई परेशानी है। सुजुका, वो पत्थर खाने पर मजबूर है। लेकिन वो हमें मारने की बात भी कर रही है। मैं इनकी मदद करूँगा। उनको मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अलग जाकर बैठ जाती हूँ, तुम मदद कर लो। जब हो जाए बता देना, तब वासेपुर चल लेंगे। सुजुका दूर जाकर बैठ जाती है। वीर महिलाओं के पास जाता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तू मदद करेगा हमारी? हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, वरना क्या? मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी सभी महिलाओं के साथ वीर के ऊपर आक्रमण करती है। वीर चुपचाप खड़ा रहता है। महिलाएं पागलों की तरह वीर को काटने लगती हैं और आवाजें निकालती हैं। सुजुका यह देखकर डर जाती है। वीर अपनी शक्तियों से सभी को एक तरफ फेंक देता है, लेकिन कुछ समय में ही सभी महिलाएं दोबारा वीर पर आक्रमण कर देती हैं। वीर चुपचाप खड़ा हो जाता है। महिलाएं पत्थर छोड़कर वीर को काटने लगती हैं। मैंने कहा था ना कि ये जरूरतमंद नहीं है। सुजुका दौड़ कर जाती है और अपना हाथ ऊपर उठाकर एक त्रिशूल अपनी शक्तियों से मंगाती है और उसे वीर के ऊपर लिपटे झुंड पर फेंक कर मारती है। त्रिशूल जादुई होता है और वह सभी महिलाओं को बारी बारी से जाकर टकराता है। महिलाओं की चीख निकल जाती है और वो दूर जाकर गिरती हैं। देखो वीर, इन राक्षसी ने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। तुमने इनका कुछ किया क्यों नहीं? ये अब तक जिंदा क्यों है? नहीं सुजुका, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ वीर, लेकिन इससे पहले मैं कोई जड़ी बूटी खोज कर तुम्हें लगा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे शरीर पर नाखूनों से घाव बना दिए हैं। हाँ सुजुका, लेकिन यहाँ तो दूर तक भी कोई औषधि नहीं है, क्योंकि ये सारे पेड़ खा चुकी है। तभी सुजुका की नजर एक छोटे से पेड़ पर जाती है। वीर, वो देखो, सामने एक छोटा सा पेड़ है, शायद वो औषधि है, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। वीर और सुजुका दोनों एक छोटे पेड़ के पास जाते हैं। सुजुका उसकी पत्तियां तोड़ती है और उनको पीसकर वीर को दवा लगाती है। मैं यहाँ कुछ देर बैठना चाहता हूँ, वो सामने एक पत्थर है, मैं उसको उठा कर लाता हूँ। वीर वापस महिलाओं के पास जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको सभी खाने की कोशिश कर रही थी। वीर वो बहुत बड़ा पत्थर उठाकर सुजुका की तरफ ले जाने लगता है। यह देखकर सभी महिलाएं हैरान हो जाती हैं। वीर वह पत्थर लाकर रख देता है और उस पर बैठ जाता है। सुजुका भी वहाँ बैठ जाती है और वीर को बाकी दवाई भी लगा देती है। तभी राजकुमारी वहाँ आती है। हे नवयुवक, कौन हो तुम? वीर अपना परिचय देता है। तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर तुमने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता, आप यहाँ से जा सकते हो। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम सभी कई महीनों से भूखे हैं, तो बस आप पर टूट पड़े, हमें क्षमा कर दो। कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हमें शाप लगा हुआ है
कि हमारी भूख कोई भी नहीं मिटा पाएगा। इसलिए हमको गांव से बाहर निकाल दिया गया ताकि गांव वाले सुरक्षित बच सके। वीर, पहले इनके लिए भोजन का प्रबंध कर दो। वीर अपने पत्थर रगड़ता है और सभी के लिए भोजन मंगाता है। स्वादिष्ट और ताजे खाने की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है और वर्षों बाद भोजन देखकर सभी महिलाएं भोजन पर टूट पड़ती हैं। कुछ ही पलों में सारा भोजन समाप्त हो जाता है। सभी महिलाएं हाय हाय चिल्लाने लगती हैं। सारा भोजन खत्म हो गया और ये अभी भी भूखी है। दोबारा भोजन मंगाना पड़ेगा। वीर दोबारा पत्थर रगड़ता है और भोजन हाजिर हो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में सारा भोजन खत्म हो जाता है। वीर और सुजुका दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। सुजुका, मुझे लगता था कि मैं इनकी भूख मिटा सकता हूँ, लेकिन ये तो न जाने कितने वर्षों की भूखी है। तुमने सही सोचा था वीर कि तुम इनकी भूख मिटा सकते हो, लेकिन अभी तुमने भूख मिटाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया है। अब तुम्हें खुद की जादुई शक्तियों का प्रयोग करना होगा। हाँ सुजुका, मुझे तो ये याद ही नहीं था। मैं अभी ऐसा करने की कोशिश करता हूँ। वीर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करता है और भोजन आना शुरू हो जाता है। सभी महिलाएं खाती जाती हैं, लेकिन इस बार भोजन जादुई होता है और उनके खूब खाने से भी थाली का भोजन खत्म नहीं होता। लगभग 1 घंटे बाद महिलाएं धीरे धीरे करके एक तरफ बैठने लगती हैं। वीर और सुजुका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। महिलाएं भोजन खाते खाते थक जाती हैं। उनका पेट भी पूरा भर जाता है, लेकिन थाली का भोजन खत्म नहीं होता। अरे वाह वीर, ये तो कमाल हो गया। देखो ना सुजुका, इनका पेट भर गया है। हाँ, ये पूरा भोजन खत्म ही नहीं कर पाए। लगता है जादुई भोजन से आज इनका श्राप भी खत्म हो गया है। शाप का नाम सुनकर महिलाओं के कान खड़े हो जाते हैं। शाप? हम शाप से मुक्त हो गए हैं क्या? शायद आप शाप से मुक्त हो गए हो। हम शाप से मुक्त हो गए। हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये कैसे किया? हाँ, आ गया याद। जब हमें वर्षों पहले शाप मिला था, तब ऋषि ने हमको बताया था कि तुम्हारी भूख जादुई भोजन से ही मिटेगी और शाप मुक्त हो जाएंगे। राजकुमारी के साथ बाकी सभी महिलाएं वीर और सुजुका को धन्यवाद बोलते हैं। वीर, अब हम वापस वासेपुर चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से प्रस्थान करना ही होगा। वीर और सुजुका वापस वासेपुर के लिए निकलते हैं और 2 दिन में वापस वासेपुर पहुँच जाते हैं। लेकिन वासेपुर में कदम रखते ही वासेपुर के लोग वीर और सुजुका को आश्चर्यजनक तरीके से देखते हैं। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।